बहुत झूठ और बहुत जुमले कर लिए, बहुत भटका लिया आपने। अरे नेहरू से ये बात तो सीखिए कि प्रजातंत्र क्या होता है। विरोधियों की बातों का दमन करना प्रजातंत्र नहीं है, उनका स्वागत करना प्रजातंत्र है। आरटीवी न्यूज़ हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर। सच में ये अंधा युग है। मुझे धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग की याद आ रही है। अंधों के पुत्र किस तरह से काम करते हैं। इस समय ये समझिए, अगर कोई दोषी है तो उसे अपराध की सजा मिलनी चाहिए, उसके अपराध की सजा। किंतु जो संसद में इस समय महुआ मोहत्तरा के साथ हुआ है, बिल्कुल ठीक वैसा लगता है जैसे, चाहे वो काल्पनिक है या सत्य है, उस अंधा युग में द्रौपदी के साथ हुआ था। भरी सभा में चीरहरण हो रहा है, लेकिन धर्मराज चुप हैं। धृतराष्ट्र चुपचाप गद्दी संभाले हुए हैं। कोई सुनेगा गांधारी का विलाप? तो ठीक वैसा ही मुझे इस समय महसूस होता है। ऐसा लगता है, और साथ में मैं कुछ जो और जोड़ना चाहता हूं, तत्कालीन संदर्भ ये है कि जो अभी 41 मजदूर जिस टनल में बंद हुए थे, घिर गए थे, ठीक वैसे ही एक राजनीतिक टनल जबरदस्ती खोदी जा रही है और हमारे जीवन का हिमालय धीरे धीरे चूर चूर हो रहा है। हमारे मूल्यों का हिमालय धीरे धीरे चूर चूर हो रहा है। हमारी नैतिक संस्थाओं का, प्रजातांत्रिक संस्थाओं का सारा चरम धीरे धीरे चूर हो रहा है। अंधा है राजा तो उसके साथ हैं उसके अंधे अनुयायी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किस तरह सोचते हैं इस बारे में? तो विकल साहब, आपका इशारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासित किए जाने को लेकर है, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो कहीं ना कहीं दोषी हो सकती हैं? मेरा इशारा नहीं, मैं सीधा तीर कर रहा हूं उस तरफ। रही बात आपकी, जो आप कह रहे हैं वो दोषी हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और जो दोषी है उसको उसी अनुपात में उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने किसी को चुकटी भरी तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, हत्या की सजा मिल जाएगी। दोषी को दोषी की सजा मिले और उसी आधार पर न्याय संगत सजा मिले। लेकिन आपकी नियत पे कब शक होता है? आप किसी को, तथाकथित अपराधी को अपनी बात कहने का समुचित समय नहीं देना चाहते। रवीश कुमार की जो रिपोर्ट है उससे मैं सहमत हूं। उसने जो अपनी पोस्ट डाली है, उसने कहा है कि 450 पन्नों का जो तथ्यात्मक दस्तावेज था उसे सभी सांसदों ने 2 घंटे में पढ़ लिया। और पढ़ना, चिंतन, मनन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आदेश आ गया आपको ऐसा करना है। तो फिर हमारे अंदर शक होता है कि ये कठपुतली सांसद हैं। फिर क्या न्याय कहां है? तो न्याय जहां नहीं है वो अंधा युग है, और उस अंधे युग की अंततः परिणति क्या होगी? चाहे वो 100 हो या 1000 हो, 5 लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया था उस अंधे युग को। ये क्या, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, कोई से भी मंत्री हो, क्या आजीवन इस संसार में रहेंगे? मैंने शुरू में ही कहा कि जो हमारी टनल में 40 मजदूर कैद हुए थे वो सांकेतिक है। उससे पहले 200, 204, 205 न जाने कितने इस तरह से मर चुके हैं टनलों में। लेकिन हम जिस तरह से पर्यावरण के अंदर छिद्रान्वेषी कर रहे हैं, जिस तरह से आक्रामक रूप से उसे भेद रहे हैं, इसी तरह हम
आज की राजनीति के द्वारा देश और समाज की अस्मिता को भेदता हुआ इस पार्टी को देख रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये अंधा युग है। अरे न्याय कीजिए, अपराधी को अपराध की सजा दीजिए, लेकिन एक अधिनायक की तरह व्यवहार मत कीजिए। यह प्रजातंत्र है। पिछले दिनों संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित नेहरू के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में पूरे सदन में लोगों को बताया, बार बार बताया, और हमेशा ये समय समय पर इस तरह की चर्चाएं होती रहती है। तो आप इस बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? क्या प्रकाश डालो? इस अंधेरे में, इस अंधकार में मेरे द्वारा डाला हुआ प्रकाश कितना प्रकाश डालेगा? प्रकाश जनता को अपनी समझ से खुद पैदा करना चाहिए, आप लोगों को प्रकाशित करना चाहिए। देखिए, ये लोग ऐसी चीजें, संसद के कीमती समय को इधर उधर बर्बाद करने के लिए और जनता और संसदीय लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए लेकर आते हैं। महुआ मोइत्रा के लिए समय नहीं है इनके पास, लेकिन गड़े मुर्दे विभत्स तरीके से, विद्रूप तरीके से, गलत तरीके से, बेढप तरीके से, ढोंगी तरीके से लाने के लिए इनके पास पर्याप्त समय है। अरे आप जो गलत है उसको इतिहासकार बताएंगे, आप लोग भी बताइए, लेकिन ये तो देखिए कि उस समय ना तो मैं था ना आप थे। इतिहासकार और दस्तावेज क्या कहते हैं उन्हें ढंग से तो समझिए। आप इससे ये अपना परिचय दे रहे हैं कि आप कितनी समझ रखते हैं इतिहास की। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है वो दर्शकों को सुनवाइए, ताकि दर्शक कहें कि इसमें क्या गलत है। कि आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। देखिए, उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ अगर दहशत का माहौल ख़त्म कर दिया। मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहाँ पे, कितनी फौज है, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो मेरे वक्त में नहीं थी। आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने सही माने में भारतीय सेना का अपमान किया। जो भी निर्णय उस समय लिए गए बतौर उनके, वो सब भारतीय सेना ने लिए कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। यूएनओ में भेजने वाला जो सुझाव है वो भी सेना से आया है। जैसा कि उन्होंने कहा, अगर गलत है तो ये सिद्ध करें, या जनता जो इनके भक्त हैं वो सिद्ध करें कि ये बात गलत है। अरे भाई, उनसे कुछ सीख लीजिए। झूठ बोलने
से काम नहीं चलेगा। बहुत झूठ और बहुत जुमले कर लिए, बहुत भटका लिया आपने। अरे नेहरू से ये बात तो सीखिए कि प्रजातंत्र क्या होता है। विरोधियों की बातों का दमन करना प्रजातंत्र नहीं है, उनका स्वागत करना प्रजातंत्र है। अटल जी पंडित जी कह के बात करते थे नेहरू जी से। अरे भाई, उन्होंने खुद कहा अटल जी का होना संसद में बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद कहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हमारे विरोधी का संसद में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अधिनायकवादी हो जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा हमारी गलतियां क्या है। निंदक नियरे राखिए, समझिए कुछ। तो विकल साहब, देश की मौजूदा राजनीति क्या जस की तस रहने वाली है? यानी कि मेरा कहने का मतलब, जैसा कि आपने कहा अधिनायकवादी, तो क्या ऐसा ही रहने वाला है या निकट भविष्य में आप कुछ बदलाव होने की संभावना देख रहे हैं? नहीं, बदलाव तो आएगा ही, लेकिन निकट भविष्य जो है अभी अंधकारमय है। देखिए, मैंने शुरू में जिक्र किया कि बिल्कुल मैं जो अपना जो मजदूरों, जिसमें 41 मजदूर फंसे, उस टनल में एक रूपक देखता हूं इस देश का। अभी जेएनयू में एक कुछ बातचीत की एक बैठक सी हुई है, उसका रेफरेंस है मेरे पास। उसे जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस रूपक को देखा। अब देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं एक बात कि 2013 में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का जुमला फेंका गया था इस सरकार के द्वारा, और ये था कि जब भी कहीं खुदाई या टनल वनल बनेगा तो अर्ली वार्निंग का एक हम कुछ सिस्टम डेवलप करेंगे। वो जुमला का रहेगा, जुमला ही रह गया। और उसके बाद कितनी टनलें बनी और उन टनलों में कितने मजदूर, एक था ना जिसमें 200 से ज़्यादा मजदूर मरे थे। तो इस तरह चल रहा है। ये जनता के बीच में एक भौड़ी राजनीति की टनल चल रही है। जनता ही खोद रही है, जनता से ही खुदवाया जा रहा है, जनता को फंसाया जा रहा है, जनता को मरवाया जा रहा है, और जनता को अचानक महसूस करा दिया जा रहा है कि हम यहाँ से तुम्हें निकाल लाए। सवाल खड़ा होता है, फंसे कहाँ? ये छोटी मोटी कंपनी ही नहीं, ये देश का संचालन करने वाली सत्ता से बात कर रहा हूं मैं, उससे प्रश्न कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास इसका डाटा हो तो दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये एक जेएनयू में मीटिंग हुई है, लोगों ने इस पर बातचीत की है कि भाई ये सब जो हो रहा है लगातार, ख़ास तौर से हमारे हिमालय में आप देखिए कि कितनी चेतावनी आई है, कितने आपदाएं आई हैं, फिर भी सरकार विकास के नाम पर धड़ाधड़ जो अतिक्रमण कर रही है पर्यावरण का, उससे वहाँ के लोगों को और हम लोगों को भी कितना नुकसान हो रहा है। तो ये इस के तथ्य मैं आपको दूंगा, अगर हो सके तो आप उसमें डालिएगा। वो बिल्कुल ठीक वैसे ही मुझे लग रहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ अभी ये 40 मजदूरी तो फंसे थे। कब से इसका इतिहास है, चुपचाप और कहीं नहीं आता। अब कैसे आ गया? अब इस तरह से आ गया कि अब जो है बातें तो की गई कि हम बहुत महान इंडिया हो गए हैं, और हम 40 मजदूरों को निकालने में कितना समय लगाया। कभी ये ब्लेड टूट रहा है, कभी ये टूट रहा है, कभी वो टूट रहा है। यानी आपका विकास अंधा है, हम लोगों की कॉस्ट पे है। कल को प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या उस पर सड़क मंत्री हो, जो भी मंत्री हो, श्रेय लेगा। मजदूरों को श्रेय नहीं मिलता कि उन्होंने टनल बनाई, उन्होंने विकास किया, उन्होंने मीनारें बनाई, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई। इनको मिलता है, मरते वो लोग हैं। तो ऐसे उल्टे विकास को हम विकास नहीं मानते। ये महापूंजीवादी क्रूरवादी विकास में साम्राज्यवाद ऐसी सत्ताओं को लाता है जो उनके हित का पोषण कर सकें, और वो उनकी ताकत पर अधिनायकवादी व्यवहार ही करती हैं। तो
फिर से मैं सिर्फ जो जेएनयू में पब्लिक मीटिंग हुई है, जिसके संयोजक थे अतुल सती, उनकी कुछ बातों से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये जो व्यवस्था है, जो ये आपको कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, और वो आपका विकास नहीं कर रही है, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से वो आपको गर्त में डाल रही है। वो चंद साम्राज्यवादी देश लोगों को, साम्राज्यवादी ताकतों को और चंद पूंजीपतियों की सेवा कर रही है और कुछ नहीं है। ऐसे अधिनायकवादी शक्तियों को आप जितना स्पेस देंगे उतना आप गर्त में जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता को दरख्वास्त करूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष का भक्त मत होइए, बहुत लॉन्ग रन में सोचिए और दूरदृष्टि में सोचिए कि साम्राज्यवाद किस तरह से देश और जनता का शोषण करने के लिए वहाँ पर ऐसी सरकारें स्थापित करता है जो उनके मुताबिक शक्ति से उनके फायदे के काम कर सकें, नीतियां बना सकें, व्यवस्था को रख सकें। और वो व्यवस्था निश्चित रूप से नव साम्राज्यवाद के रूप में एक अलग किस्म का फांसीवाद लेकर आती है। अगर आपको वही चाहिए तो जाइए टनल में और धंस जाइए, हो सकता है कोई निकाल भी ना पाए। पुनः कहूँगा, फिर से कहूँगा, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, चाहे वो अंबेडकर हो या भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु। इस बलिदान को जाया मत जाने दीजिए। अपनी ताकत से उठ खड़े होइए। हम सब लोग अवश्य जीतेंगे और अधिनायकवादी ताकतों को अवश्य हराएंगे। आरटीवी न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।